हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया में जो ड्रग यूज्ड होती है उसके विषय में। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में और उसमें यूज होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ड्रग्स के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरुआती तौर में अगर आपने इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कैथेरेटिक, परगेटिव, लैक्सेटिव ईटीसी के बारे में पढ़ा होगा। तो कैसे वहां पे वो काम करते, कौन कौन सी ड्रग थी, अगर आपको याद है तो आज का ये लेक्चर जो होने वाला है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं भी याद है तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात आती है कि हमको यह समझना है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। भाई मेन मोटिव क्या है हमारा, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है ये हमारा सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहली चीज अगर आपको डायग्नोस करनी हो किसी भी डिजीज को तो पहले डिजीज को डायग्नोस करेंगे। उसी प्रकार जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो कॉन्स्टिपेशन के ड्रग पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आप सुनते होंगे कब्ज बन गया, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब लेकिन कब्ज भी क्या होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं क्या होता है। सिंपल सा अगर जो स्टूल होता है, जो फीकल मटेरियल होते हैं, या सिंपल भाषा में हम बोले कि जो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं, हमने भोजन इंटेक किया, खाना खाया, उसमें से हमारा जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्रोटीनियस अमाइनो एसिड वगैरह हो गए वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, या फेकस बोलते हैं, या फीकल मटेरियल बोलते हैं। अब वही अगर हार्ड हो गया, देखिए तो हम पानी भी पीते हैं तो पानी के माध्यम से क्या होता है कि वो जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट रहता है और इजीली एलिमिनेट आउट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो आपका स्टूल है वो हार्ड हो गया या उसमें से जो पानी हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसके अंदर से जो ड्राइनेस हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अब जब ड्राइनेस बढ़ जाएगा तो चूंकि आप जानते हैं कि ड्राइनेस बढ़ जाने के कारण वो कोई भी चीज होगा, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप घर में आटा देखते होंगे, आटा गूंथते हैं, ठीक है ना, आपने आटा गूंधा, उसके बाद अगर आपने उसको 2 घंटे के लिए रख दिया तो क्या होता है कि सिंपल सा वो आटा कड़ा हो जाता है। सेम उसी प्रकार से जो स्टूल होता है अगर आप उसको एलिमिनेट, अगर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा या वाटर इवापोरेट हो जाएगा या वाटर वहां से क्वांटिटी कम हो जाएगी तो वो जो हमारा स्टूल होगा वो हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जब हमारा स्टूल हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो वो एलिमिनेट इजिली नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो हमारा इवैक्यूएशन की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाएगी। यही आज का वीडियो हमको समझना है कि कैसे हमको इस इवैक्यूएशन को कैसे बढ़ाना है जो रुक गया था। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन जहां पर जो हमारा स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और डिफिकल्ट टू पास, इसका मतलब इजीली एलिमिनेट नहीं हो पाता है। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम समझे कि हमारे बॉडी से एलिमिनेट या एक्सक्रीट आउट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन ऑफ द नॉर्मल स्टूल। मतलब नॉर्मल स्टूल का इवैक्यूएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको लेस हो जाना है या कम हो जाना, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन आप कब कहेंगे, जब एक हफ्ते में आप कम से कम 3 टाइम मतलब 3 बार आपका इवैक्यूएशन ना हो पाए, उसी को बोलेंगे हम क्या, कॉन्स्टिपेशन। और अधिकतर चीजों में हमने देखा है कि इसकी सबकी वजह से डिफरेंट टाइप की बीमारियां लाइक गैस, एसिडिटी वगैरह, एंड हमारे जो भी कॉलन कैंसर होते हैं, कॉलन में पंक्चर हो जाता है, ईटीसी कंडीशन हमने यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के बारे में या उसकी वजह से होते हैं। अब बात आती है कि कैसे होता है कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे मेन कारण है डिहाइड्रेशन। देखिए मैं आपको बताता हूं सबसे मेन कारण क्या है, डिहाइड्रेशन। अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो वाटर की क्वांटिटी अमाउंट में सफिशिएंट रहेगी। और जब कॉटन हमारे जो वाटर की अमाउंट है वो सफिशिएंट रहेगा तो जो हमारा स्टूल होगा, हम ही ने अभी पढ़ा कि वो ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो ड्राई और हार्ड नहीं हो पाएगा। अब जब वो ड्राई और हार्ड नहीं हो पाएगा तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो जनरली अकर ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द कॉलन। अब कॉलन क्या होता है, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा कि जो ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके होते हैं, उसी को बोलते हैं कॉलन। जो कि टोटल 4 कॉलन, असेंडिंग कॉलन, हमारे 4 कॉलन होते हैं पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ द लैक्सेटिव एंड परगेटिव। अब बात करते हैं लैक्सेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होते हैं। तो जो लैक्सेटिव होते हैं वो माइल्ड होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको माइल्ड इफेक्ट देंगे। जैसे क्या हुआ कि जैसे स्टूल ड्राई हो गया तो उसको क्या करेंगे, एक लिमिटेड, एक कम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, एक लिमिटेड पानी दे देंगे कि वो आसानी से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन जो परगेटिव होते हैं वो क्या कहते हैं, उसको एक्स्ट्रा पानी देंगे जिसकी वजह से जो स्टूल होगा एकदम वो पानी के प्रकार से हो जाएगा और आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव। तो लैक्सेटिव का काम क्या होता है कि सिंपल सा कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन परगेटिव को कैथरेटिस के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और काम होता है क्या, जब ड्यूरिंग द सर्जरी
जब सर्जरी का दौरान आता है, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि जब आपकी सर्जरी होने वाली होती है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर सिंपल सा पर्गेटिव देते हैं कि जिससे कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो एकदम खाली हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी जो अनवांटेड प्रोडक्ट है या अनवांटेड पदार्थ है या अनवांटेड मटेरियल है वो क्या हो जाए, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, और जब ड्यूरिंग द ऑपरेशन कोई भी प्रकार की समस्या ना हो पाए। तो ठीक है ना, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं हम कब, बिफोर दी कॉलन सर्जरी, मतलब जो कॉलन की सर्जरी जैसे आंख तो मेरा पंक्चर हो जाता है, इंडोस्कोपी एंड एक्सरे वगैरह के जब हम करने वाले होते हैं तो इसका पर्गेटिव या कैथेरेटिस का यूज करते हैं। और सिंपली अगर हमको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है एक्यूट कंडीशन में तो हम क्या यूज करते हैं, लैक्सेटिव, जिसके पास माइल्ड एक्शन होता है, और पर्गेटिव के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्स्टिपेशन और इसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी फार्माकोलॉजी के ऊपर कि जो हमको इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा लैक्सेटिव है और पर्गेटिव, इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि इनकी जो ड्रग होती है वो कितने प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है। तो सबसे पहले आता है बल्क लैक्सेटिव। बल्क का सिंपल सा मतलब समझे तो भारी या ऐसे पदार्थ जो कि क्या कहते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं बल्क का मतलब एक्सेस क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी में। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसका जो एग्जाम्पल जो ड्रग है ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या होता है, जो चोकर वगैरह जैसे आप आटा चलते हैं तो चोकर निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या, चोकर ब्रांड। ये सब गोल की भूसी आपने खाई होगी, मेडिकल स्टोर पे मिलती है। एंड मेथाइल सेल्यूलोज, और मेथाइल सेल्यूलोज क्या है, हमारा बल्क लैक्सेटिव है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की या सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, जिसमें आपके अंदर आता है लैक्टुलोज एंड ग्लिसरीन। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इमोलिएंट लैक्सेटिव, या इसको बोलते हैं स्टिमुलेंट, सॉरी स्टिमुलेंट नहीं बोलते, इमोलिएंट बोलते हैं, जो क्या कहता है एक्सक्रीट आउट होने की प्रक्रिया को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसमें जो ड्रग आती है वो डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट एंड लिक्विड पैराफिन आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टिमुलेंट या इरिटेंट। स्टिमुलेंट का सिंपल सा मतलब समझे, क्या क्या कहता है, जो बाउल होता है, बाउल का सिंपल मतलब जो आपके कॉलन के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है कि आपके बॉडी के अंदर से वो बाहर निकल जाए, इसी को बोलते हैं इरिटेंट लैक्सेटिव। अब इसमें हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे एंथ्राक्यूनोस में आता है कैस्केरा, शेन्ना एंड सगरदा, ठीक है ना, सगरदा। उसके बाद आता है हमारा इरिटेंट ऑयल्स में, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया। ऑर्गेनिक इरिटेंट में आता है फिनोफिलिन, ठीक है ना, बिस एकोडिल आता है, सोडियम पिक्रोसल्फेट आता है। तो ये जो ड्रग कैटेगरी की आती है वो आती है स्टिमुलेंट या इरिटेंट लैक्सेटिव। उसके बाद आता है क्लोराइड एक्टिवेटर या क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। ये क्या करते हैं, सिंपल सा जब क्लोराइड एक्टिवेट कर देंगे या क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट कर देंगे तो जो क्लोराइड की मात्रा होगी आपके जो यहाँ पे फीकल मटेरियल स्टूल है या सिंपल में कॉलन के अंदर, तो वहां पे जब क्लोराइड की आयन बढ़ जाएगा, तो क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोराइड हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, बैलेंस करता है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट वहां पे पहुंचेगा हमारी जो इंटेस्टाइन होगी वो हाइड्रेट हो जाएगी, और जैसे ही हाइड्रेट होगी वहां पर पानी का अमाउंट उसको मिल जाएगा, और जाकर क्या कर देगी, लुब्रिकेशन कर देगी, इजिली निकल जाएगी। इसमें जो ड्रग आती है वो आती है लुबिप्रोस्टोन आता है, इसलिए इसको बोला जाता है लुब्रिकेशन, लुबिप्रोस्टोन आता है। उसका आता है प्रोकाइनेटिक एजेंट। प्रोकाइनेटिक का सिंपल सा मतलब, प्रो का मतलब कहता है पहले, काइनेटिक का मतलब कहता है मूवमेंट। तो जो हमारी ड्रग होगी क्या कराएगी, सिंपल सा क्या कराएंगे, मूवमेंट कराएगी, किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करके। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा जो पर्गेटिव होता है, पर्गेटिव अगर देखिए हम कोई भी ड्रग ऐसी दे दें जो हमारा मतलब किसमें लैक्सेटिव, मतलब मैक्सिमम जो ड्रग होती है उसको लैक्सेटिव के तरीके से यूज करते हैं, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो एज ए पर्गेटिव के तरीके से भी उसको यूज की जाती है। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है वो ऑस्मोटिक पर्गेटिव। वहां पर हमने देखा था ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, वहां पर हमने क्या था लैक्टुलोज एंड ग्लिसरीन देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा। इसमें होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। अब दूसरा आता है इरिटेंट पर्गेटिव, जो कि हमने देखा स्टिमुलेंट के अंदर, जैसे एंथ्राक्यूनोस में सेन्ना, कैस्केरा, एलोए, ऑयल्स में कैस्टर ऑयल, ऑर्गेनिक इरिटेंट में आता है फिनोफिलिन, ठीक है ना, बिस एकोडिल आता है एंड सोडियम पिक्रोसल्फेट। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे जब हमारा लेक्चर लास्ट के करीब में आएगा। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा क्लासिफिकेशन। अब बात आती है जो हमारी लैक्सेटिव होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो सिंपल सा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लैक्सेटिव क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि हमारे स्टूल को हमारे कॉलन के अंदर से बाहर करते हो बाय द हेल्प ऑफ द सॉफ्टनिंग द स्टूल, इसको बोलते हैं क्या, लैक्सेटिव। और ये क्या होता है, माइल्ड एक्शन होता है, और पर्गेटिव का स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। अब बात आती है हमने
पहला क्लासिफिकेशन में देखा बल्क लैक्सेटिव। बल्क का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भारी या थोड़ा सा बड़ा। तो ये बल्क लैक्सेटिव होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब लिक्विड इन द इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, जो लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात आती है कि क्यों एब्जॉर्ब करेगा, तो वह तो ऑलरेडी वहां पे वाटर की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो दे आर नेचुरली होते हैं और सेमी सिंथेटिक होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं एंड सेल्यूलोज के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसमें भी देखा कि मेथाइल सेल्यूलोज इससे क्लासिफिकेशन में आया था, जो क्या होता है हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब हाइड्रोफिलिक है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर से जाकर कॉम्बिनेशन बनाएगा और क्या कर देगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मॉइस्चर को कंटेन कर लेते हैं इन द नेचर। जो भी नेचर के अंदर आपके मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके जब कॉलन के अंदर जाएगा तो वहां पे जितने भी मॉइस्चर होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए काम कैसे करता है, अभी तक आपने देखा तो अब आपको ये समझ में आ गया कि बल्क लैक्सेटिव काम कैसे करता है। देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जैसे बना पाया मैंने उस तरह से इसको क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये मैक्सिमम ऑफ एक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने स्पेशली बनाया है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये जो बल्क लैक्सेटिव है इसको आपने ओरल रूट से लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए बल्क लैक्सेटिव है, ठीक है ना। मान लीजिए ड्रग है आपकी, मान लीजिए मेथाइल सेल्यूलोज हो। अब बल्क लैक्सेटिव या मेथाइल सेल्यूलोज को आपने ओरल रूट से लिया, इंटेस्टाइन सॉरी यहाँ पे स्टमच में आया। स्टमच में आने के बाद इंटेस्टाइन के साथ कहाँ पर हमारा कॉलन में आया। अब यहाँ पर कॉलन में ऑलरेडी हमारा क्या है, जो स्टूल है वो ड्राई फॉर्म में फंसा हुआ है, ठीक है ना। वो आगे जाकर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो फीकल मटेरियल है ये फंसा हुआ है। तो जो हमारा बल्क लैक्सेटिव है, ये बल्क लैक्सेटिव यहाँ पर आया और यहाँ पर रोका। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इस इंटेस्टाइन में कॉलन के अंदर जितने भी अमाउंट में वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब वाटर का जैसे किशमिश होता है, किशमिश जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फूल के बड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से जो लैक्सेटिव होगा ये जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसका भी आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी को बोलते हैं बल्क लैक्सेटिव। अब जैसे ही इसका आकार बढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, जो कॉलन का डायामीटर है, ठीक है ना, जो कॉलन का डायामीटर है, जो साइज है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जैसे ही इसको साइज को बढ़ाएगा तो यहां पर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर था, यहाँ पर इसने क्या किया कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर आपका स्टूल फंसा हुआ था। अब जैसे ही यहाँ पे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये वाली जो पोर्शन होगी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका फीकल मटेरियल फंसा हुआ था वो इजिली क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से काम करता है क्या, बल्क लैक्सेटिव, और इजिली आपका क्या हो जाता है, इवैक्यूएशन हो जाता है। तो ये था सिंपल से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब थोड़ा हम इसको थ्योरेटिकली जान लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जो हमारा बल्क लैक्सेटिव होता है उसको हम इंटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मेथाइल सेल्यूलोज ले लिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड पोर्शन। अब अनडाइजेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपके स्टमच में एसिड रिलीज होता है तो वहां पे डाइजेशन इसका नहीं होगा, ठीक है ना। ऑफ मेथाइल सेल्यूलोज गेट एब्जॉर्ब वाटर इन द इंटेस्टाइन। उसने क्या किया, इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर थे उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे उसने एब्जॉर्ब किया तो सॉफ्ट बल्की जो होंगे वो आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, डिस्टेंट का मतलब फैलाव, जो आपका कॉलन होगा वो क्या जाएगा, फैल जाएगा या वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। द कॉलर एंड स्टूल विथ लैक्सेटिव गेट इवैक्यूएटेड इजिली। और जो आपका स्टूल होगा वो लैक्सेटिव के साथ इजिली आपके बॉडी या कॉलन के अंदर से इजिली रेक्टल के माध्यम से क्या हो जाएगा, इवैक्यूएट मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा बल्क लैक्सेटिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं कि जो हमारे बल्क लैक्सेटिव होते हैं इससे कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो फाइबर्स गेट डाइजेस्टेड, जैसे आप फाइबर्स जैसे फूड वगैरह लेते हैं, फल वगैरह, तो जैसे आम ले लिया, मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में बताया था कि बेस्ट कंटेनिंग फाइबर्स कौन कौन से, जैसे जिसमें रेशेदार जो फल होते हैं उनके अंदर फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। हमारे जो कॉलन वगैरह होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोले हमारे पेट को सफा रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने टीवी में एड ब्रेक भी इसका देखा होगा, ठीक है ना। तो जो फाइबर्स गेट डाइजेस्टेड, फाइबर डाइजेस्ट हो जाएंगे, वो भी आपके बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे, या सिंपल सा आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन जो आपके फाइबर डाइजेस्ट होंगे वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे। और जब बैक्टीरिया कहां पर होगा, आपके कॉलन के अंदर जगह, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज करेंगे, जैसे ब्लॉटिंग, इसका मतलब क्या, आपका पेट सूजन में आ जाएगा। फ्लूटेंस का मतलब क्या है, पेट फूल आएगा। एंड एब्डोमिनल पेन, और आपका एब्डोमिनल का मतलब है एक भयंकर दर्द उठेगा। तो ये क्या, इसका कुछ एडवर्स एक्शन है। उसके बाद अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो इसको हम, अगर किसी को गल्ट अल्सरेशन है तो उसको नहीं दे सकते हैं। स्टोनिसिस से, स्टोनिस का मतलब क्या, नॉरिंग ऑफ द कैनल, मतलब जो आपकी कैनल रूट होती है वो क्या हो जाएगी, नॉरो मतलब पतली हो जाएगी।
जाएगी तभी इसको नहीं दे सकते हैं। एडेशन का मतलब क्या है, जो आपकी वहाँ पे टिश्यू जाएंगे वो स्टिकी हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इस ड्रग को नहीं देंगे। बल्क लैक्सेटिव मतलब मेथाइल सेल्यूलोज या और भी जो हमारी अदर ड्रग है जैसे ब्रेन हो गया, इसबगोला हो गया, इन सबको हम नहीं देंगे। अब इसमें जो ड्रग आती है जैसे व्हीट ब्रेन का मतलब जैसे आटा का चोकर हो गया, तो ये बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट का मतलब जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं वो होता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे इसको निकाल के फेंकना नहीं चाहिए, इजीली इसको खाना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्टेन ड्यूरिंग द मिलिंग ऑफ द व्हीट, जब हम मिल को मतलब व्हीट को क्या करते हैं पीसते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है चोकर फ्री में मिलता है। उसके साथ में कंसिस्ट ऑफ द 40% डाइटरी फाइबर्स एंड द लिग्निन, इसके अंदर क्या होता है 40% डाइटरी फाइबर्स होता है और लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो ये होगा आपका व्हीट ब्रेन हो गया। उसके बाद इसबगोला होता है, ठीक है ना। ये कहाँ से हमको प्लेंटोगो ओवाटा से मिलता है। उसकी जो फैमिली होती है वो कहाँ से होती है मतलब प्लांटेजिनेशिये होती है। यहाँ हम थोड़ा फार्माकोग्नोसी हर्बल में घुसाए हैं, हम फिर से आते हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर। इसके अंदर जो होता है माइल्ड लैक्सेटिव एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक एंड कॉलन कैंसर को ट्रीट करने की क्षमता होती है, तो इसका मतलब क्या है बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद मेथाइल सेल्यूलोज के बारे में तो ऑलरेडी हमने देखा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो हमारी मेथाइल सेल्यूलोज है सेमी सिंथेटिक, क्योंकि मेथाइल सेल्यूलोज है इसके अंदर मेथाइल ग्रुप लगाया गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक क्यों बोला गया, जिसका मतलब क्या है ये नेचुरल और हमारे लेबोरेटरी दोनों में तैयार की गई है। क्यों, मेथाइल ग्रुप हमने कहा लगाया लेबोरेटरी में, लेकिन सेल्यूलोज आपको कहां से मिला नेचर से मिला, इसलिए इसको बोला गया सेमी सिंथेटिक कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम द सेल्यूलोज, आपको सेल्यूलोज से आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। इट फॉर्म ए जेल लाइक सब्सटेंस विथ वाटर, ये क्या करता है जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाएगा। आल्सो यूज ए थिकनिंग एजेंट, मतलब कहने का क्या है कि ये थिकनिंग एजेंट के रूप में, एमल्सिफायर के यूज में, बाइंडर के रूप में, बैक्टीरियल मोटिलिटी इनहिबिटर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें, मतलब ऑल ओवर जो हमने बल्क लैक्सेटिव बारे में बात किया, तो उसके ऑल ओवर थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है ना। आईबीडी का मतलब क्या है, जो आपके इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए, हार्निया एंड हिमोराइड्स का मतलब जो पाइल्स मतलब जो बवासीर वगैरह की दिक्कत होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोनिक डायबिलिटी का मतलब कहना क्या है कि जो आपके कोलोनिक डायबिलिटी मतलब जो कॉलन होते हैं वो क्या कहता है डाइवर्ट, सिंपल लैंग्वेज में उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके यूज में हम उसको ट्रीटमेंट में यूज में हम करते। उसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें जो दूसरे नंबर पे था वो क्या था ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। अब बात आती है ऑस्मोटिक, आपने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक और फार्मास्यूटिक्स से ऑलरेडी आप शुरुआत में पढ़ते आ रहे। क्या होता है कि हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे क्या होता है कि आयंस का मूवमेंट होता है या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। आप कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपकी एक लेयर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें और यहाँ पे कम कर दें तो ये क्या करेगा, ये वाटर यहाँ पे जाने की करेगा और इनको क्या कर देगा इक्विलिब्रियम मतलब समान करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर अगर एक बूंद पानी है तो यहाँ पर भी एक बूंद होना चाहिए, आधा बूंद ना हो, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। तो आपको सिंपल सा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि इसमें हम कुछ ऐसी ड्रग देते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी ऑस्मोसिस करवाते हैं। ऑस्मोसिस कैसे करवाएंगे, जब हम वाटर देंगे। अब क्या करते हैं जैसे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव हो गया, ये क्या करेगा वाटर की रिटेंशन होगी उसको बढ़ा देगा। अब जब वाटर की रिटेंशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा वहां पर ऑस्मोसिस होगी और जो वाटर होगा वो जाकर के आपके स्टूल जो होते हैं उससे जाकर के रिएक्ट करेगा और वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा वो ड्राई से क्या हो जाएगा थोड़ा सा आपका लुब्रिकेट हो जाएगा और इजिली आपका इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। और जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव रिटेन वाटर, मैंने अभी आपको बताया कि क्या कहते हैं रिटेन, रिटेन का मतलब वापस कर देते हैं वाटर इन इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के अंदर एंड इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ द स्टूल। और जो आपके स्टूल होते हैं उसमें वो जो वाटर कंटेंट होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। अब कैसे करते हैं ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ड्राई स्टूल है आपका, ठीक है ना, तो आपने क्या किया ऑस्मोटिक लैक्सेटिव इंटेक करा दिया या दे दिया, तो उसने क्या किया कि जो आपके इंटेस्टाइन में वाटर था उसको रिटेन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इंटेस्टाइन में आपने क्या कर दिया कि वाटर का लेवल बढ़ा दिया। अब इंटेस्टाइन में ही तो आपका ये जो स्टूल है वो मतलब फंसा हुआ है, ड्राई हुआ है, तो क्या करेगा जैसे ही वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो होगी वाटरी स्टूल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वाटर के स्टूल आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये वाटरी स्टूल हो गया। अब जब ये वाटरी हो गया तो इजीली लुब्रिकेट हो सकता है और इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा या इवैक्यूएट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर से। आप देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। दे स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टिश्यू टू द कॉलन एंड इंक्रीज द गट मोटिलिटी एंड बाउल मूवमेंट। अब देखिए
ये क्या करते हैं कि जो आपकी टिश्यू होती है वहां पे जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। और स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है कि जो आपके कॉलन में वो जो पानी होता है या वाटर होता है वो जाकर के वहां पे बैठ जाता है। उसके बाद क्या करता है, उस स्टूल में जो वहाँ पे पड़ा होता है उससे रिएक्शन करता है, वो क्या बनाता है, वाटरी स्टूल बना देता है एंड इंक्रीज गट मोटिलिटी। अब जैसे देखिए आपका स्टूल ड्राई था, वो इजिली सड़क, मतलब सड़क, सिंपल समझो सड़क नहीं पा रहा था, सिंगल सा वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे उसको वाटर की एब्जॉर्बेंस हुई, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो वो क्या जाएगा, एक वाटरी स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा और इजिली क्या जाएगा, मतलब चिकना हो जाएगा और इजिली आपसे जो कॉलन होगा वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो गट मोटिलिटी बढ़ जाएगी एंड बॉवल का मूवमेंट भी आपका बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। देखिए ये आपका हार्ड स्टूल है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए एक, ये लिख दीजिए दो और ये लिख दीजिए तीसरी प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपका हार्ड स्टूल है, आपने ऑस्मोटिक लैक्सेटिव दिया, इसने क्या किया, मान लीजिए पानी है, तो ये जा करके इससे रिएक्शन करेगा और जब रिएक्शन करेगा तो इसके चारों ओर जो पानी की लेयर बन जाएगी। अब जब पानी की लेयर बन जाएगी तो इन दोनों में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, किसका, हार्ड स्टूल है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव का। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये जो स्टूल हो जाएगा वो बिकम सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा और इजिली आपके बॉडी से मूवेबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर से। देखिए सबसे सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको किसी अदर बुक में नहीं मिलेगा। अब इसमें जो ड्रग आती है वो कौन कौन सी, जैसे इसमें जो ड्रग आती है वो लैक्टुलोज आती है, ठीक है। अब लैक्टुलोज काम कैसे करती है ये समझ लेते हैं। ये हमारी क्या होती है, सेमी सिंथेटिक प्रोडक्शन होती है और कहां से मिलती है आपको, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी डाइसैकेराइड होती है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रक्टोज और लैक्टोज दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, एक डाइसैकेराइड शुगर बनाएंगे, इसको बोलते हैं लैक्टोज। और इसी को बोला गया है लैक्टोलोज, जो फ्रक्टोज एंड लैक्टोज से मिलकर के बना गया हो उसी को बोलेंगे लैक्टोलोज। अब ये काम कैसे करते हैं, तो आपने क्या किया, लैक्टोलोज लिया, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि बैक्टीरियल फ्लोरा पे एक्ट करेगा। अब बैक्टीरियल फ्लोरा आपके कहां पे पाएंगे, देखिए ये सिंपल से समझिए कि यहाँ पर लैक्टुलोरा है, ठीक है ना, या सिंपल से बोलो लैक्टुलोस है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्लोरा, कुछ ना तो कुछ वहाँ पे बैक्टीरिया आपके हो गए इंटेस्टाइन में, ये क्या करेंगे, इस लैक्टुलोस पे जाकर के क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। अब इसको डिग्रेडेट करेंगे, डिग्रेडेट करने के बाद दो चीज बनाएंगे, एक बनाएंगे लैक्टिक एसिड, एक बनाएंगे एसिटिक एसिड। तो ये जब दोनों फॉर्म हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे ऑस्मोलरिटी ऑफ द कॉलन, कॉलन की ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज कर देंगे। और चूंकि हम अभी ऑलरेडी पढ़े चुके हैं कि जैसे हमारी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो वाटर का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा और वाटर जो हमारा हो जाएगा वो फीकल मटेरियल है, स्टूल से जाकर के बाइंड अप होगा और बिकम वाटरी स्टूल बन जाएगा और आसानी से आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो वाटर हो जाएगा मूव फ्रॉम द कॉलन टू टिश्यू और टू बैलेंस ऑस्मोलरिटी, मतलब क्या नहीं, उसको बैलेंस ऑस्मोलरिटी कराने के लिए, मतलब कि मतलब वाटर का अमाउंट दोनों तरफ ग्रेडियंट हो, मतलब समान हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। तो जैसे ये करेगा तो वाटर की कंटेंट बढ़ जाएगी। अब जैसे ही वाटर की कंटेंट बढ़ेगी इन द स्टूल मटेरियल, आपकी गट मोटिलिटी एंड बॉवल इवैक्यूएशन दोनों बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी से जो इवैक्यूएशन होना होगा वो इजीली हो जाएगा। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग हम यूज करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ एडवर्स एक्शन भी होते हैं। तो नोजिया, तो मैं फ्लोटेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका, एब्डोमिनल क्रेन्स एंड प्रोलॉन्ग अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन या डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत हो सकती है, सॉरी कॉन्स्टिपेशन के लिए डिहाइड्रेशन एंड डायरिया की भी दिक्कत हो सकती है। अब इसमें जो दूसरी ड्रग आती है वो होती है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, ग्लिसरीन का काम कैसे करती है और कैसे किया जाता है। आपने अगर छोटे बच्चों में देखा होगा कि जो सपोजिटरी माध्यम से जो रेक्टल रूट से देते हैं, जब कब्ज वगैरह की दिक्कत होती है, जब उनको लैट्रिन वगैरह नहीं उतरती है, इसका मतलब क्या है, अंदर कब्ज बन जाता है, तो क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं रेक्टल रूट से और क्या होता है कि जो आपका अंदर का जो स्टूल होता है वो इजीली बाहर आउट निकल जाता है। ये आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा डॉक्टरों को प्रिस्क्राइब करते हुए। तो जो होता है ग्लिसरीन होता है, इसको हम सपोजिटरीज के फार्मूलेशन या रेक्टल सपोजिटरीज के फार्मूलेशन में देते हैं, तो इसको हम रेक्टल रूट से लेते हैं। ये क्या करता है, जो आपके फीकल मटेरियल होता है या स्टूल होता है उसको सॉफ्ट कर देते हैं और लुब्रिकेट कर देते हैं। लुब्रिकेट करने का मतलब क्या है, चिकना कर देते हैं, जिसके वजह से आसानी से कॉलन के अंदर जो आपका फंसा हुआ ड्राइड स्टूल है वो बाहर निकल जाता है। एंड आल्सो इनहेंस द कंट्रैक्शन ऑफ द रेक्टम, और रेक्टम का क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। अब जब रेक्टम का आपका कॉन्ट्रैक्शन इनहेंस कर देगा तो जो आपके मतलब मटेरियल होगा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आसानी से आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसके थेराप्यूटिक जो इसके बारे में बात करें, देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है कि आपका जो स्टूल अंदर फंसा हुआ है, जो ड्राइड है, उसको आपको बाहर निकालना है, इसी को आपको दिमाग में रख के चलना है। तो ये मतलब थेराप्यूटिक यूज का क्या है, क्रोनिक एंड एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में, बॉवल डिकॉन्टामिनेशन में, अलॉन्ग एमजीएसओ4 मतलब
OPJ-4 जो हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग परगेटिव में आती है, अल्सर की ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड हिपेटिक इकोनोप्लेथोमी मतलब जो आपका हिपेटिक जो दिक्कत होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं इमोलिएंट लैक्सेटिव के ऊपर। हमने अभी तक दो चीजें डिस्कस कर ली, एक हमारा क्या हो गया बल्क लैक्सेटिव, दूसरा हो गया हमारा ऑस्मोटिक। अब तीसरा जो हमारा आता है होता है इमोलिएंट लैक्सेटिव। ये क्या करता है कि उसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। वेटिंग प्रॉपर्टीज का अगर आपने ईटा देखा होगा, अगर आप ईटे के ऊपर 2-3 बूंद पानी डालते हैं तो क्या क्या कर जाता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी मतलब ईटे के अंदर क्या जाती है वेटिंग आ जाती है, मतलब कहने का क्या है कि वो थोड़ा गीला हो जाता है। उसी प्रकार से जो इसका एक्शन होता है मतलब इमोलिएंट लैक्सेटिव का जो एक्शन कैसे होता है कि जो स्टूल होगा उसके क्या कर देगा वाटर को एब्जॉर्ब करवा देगा या उसको वेट कर देगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो वो वेटिंग हो जाएगा। अब जैसे वो वेटिंग हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा। सारा का सारा मैकेनिज्म एक्शन एक दूसरे से मिलता है, बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ये हम अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे। दिस ड्रग प्रमोट द पेनिट्रेशन ऑफ द वाटर एंड लिपिड। ये जो ड्रग होगी आपकी जो वाटर है और जो लिपिड है जो आपके बॉडी के अंदर पाई जा रही है उसके जो पेनिट्रेशन होता है उसको प्रमोट कर देगी। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी एक सेल है और यहाँ पर आपका लिपिड है और आप वाटर है और यहाँ पर आपका स्टूल मटेरियल है, तो इसको यहाँ पर आना है लेकिन ये आ नहीं पा रही। तो आपने क्या दिया इमोलिएंट लैक्सेटिव दे दिया और ये क्या करेगा इसकी जो पेनिट्रेशन पावर मतलब जो आपके यहाँ पे वाटर लिपिड है इन दोनों की जो पेनिट्रेशन पावर इसको बढ़ा देगा। और जैसे ही इसको बढ़ाएगा ये क्या करेगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये जो आपका स्टूल है यहाँ पर आएगा और इसके साथ क्या बनेगा कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा और इसको क्या कर देगा सॉफ्ट बना देगा। और यही है हमारा क्या इमोलिएंट लैक्सेटिव। तो जो आपकी जो ड्रग होगी वो क्या कर देगा वाटर एंड लिपिड के पेनिट्रेशन को बढ़ा देगा, मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका लिक्विड होगा स्टूल होगा वो लिक्विफाई हो जाएगा और इजिली आपके इवैक्यूएशन के प्रोसेस के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर से बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें जो ड्रग आती है वो आती है डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, इसको डॉक्सिड सोडियम के नाम से भी जानते हैं। तो दे आर एनानिक सरफेक्टेंट लैक्सेटिव इमल्सिफाइंग द कोलन। देखिए आपने सरफेक्टेंट पढ़ा होगा, सरफेक्टेंट क्या काम करता है कि जो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक होता है इन दोनों को आपस में बाइंड करवा करके बाहर कर देता है, जैसे कपड़े के अंदर से मैल धुलना। आपने पूंछ वाला हिस्सा हेड वाला हिस्सा आपने इस सब चीज को पढ़ा होगा। तो वही हमारा क्या होता है एलाइनिक सरफेक्टेंट होते हैं लैक्सेटिव होते हैं। अब ये क्या काम करेगा कि वहां पर इमल्सिफायर एज इमल्सिफायर काम करेगा। इमल्सिफायर काम करने का मतलब क्या है कि वहां पर जो हमारे लिपिड होगा और जो वाटर होंगे दोनों को आपस में मिक्सचर बना देंगे, जिसकी वजह से वो इजिली पेनिट्रेट कर पाएंगे। विच प्रमोट जो क्या कर देंगे पेनिट्रेशन को प्रमोट कर देंगे ऑफ एक्सेस वाटर एंड लिपिड इन द फिशेज एंड वो क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर से जो भी ड्रग जो भी आपकी वो होगी मतलब स्टूल होगा वो कॉलन के रूट या रेक्टल के रूट से बाहर निकल जाएगा। अब ये काम कैसे करती है मान लेते मतलब ये आपकी DOSS मतलब डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट हो गया। अब इसने क्या किया कि आपने इनटेक किया और ये आपका क्या है कॉलन है, तो ये कॉलन के ऊपर जाकर के एक्ट किया और यहाँ पर आपके मान लीजिए लिपिड है और वाटर है, इसने क्या किया एज इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया। अब यहाँ पे क्या करेगा आपको वाटर और जो लिपिड है दोनों आपस में मिल जाएगा और इसको पेनिट्रेट कर देगा। और जैसे इसको पेनिट्रेट करेगा तो ये जो वाटर लिपिड है इसको क्या बना देगा सॉफ्ट बना देगा, स्मूथ बना देगा, इसके अंदर इसको एब्जॉर्ब मतलब वेट कर देगा मतलब गीला कर देगा। और जब इसको गीला कर देगा तो इजिली क्या हो जाएगा सॉफ्टनिंग ऑफ द स्टूल और आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो इसका जो इट टेक 24 to 40 आवर्स टू एक्ट मतलब कहने का क्या इसका अगर आपको एक्शन चाहिए तो 24 से 48 घंटे के अंतराल पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो एब्डोमेन पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गया, पेन ड्यूरिंग द एनल फिशर। इसका मतलब क्या है कि जब मतलब इवैक्यूएशन के लिए आप जाते हैं तो वहां पे पेन हो सकता है, नॉजिया एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी इसका मेन एडवर्स एक्शन है, ठीक है ना। अब इसके लिक्विड इसमें जो दूसरी ड्रग आती है वो आती है लिक्विड पैराफिन मतलब जो हमारी इमोलिएंट लैक्सेटिव है उसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है लिक्विड पैराफिन। आपने पैराफिन जैसे आपने अपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जैसे आपने ग्लिसरीन का यूज पढ़ा उसी प्रकार से पैराफिन का भी देख लीजिए। तो ये क्या करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोके ही देते हैं। अब देखिए कहाँ पे रोकेंगे इट इनहिबिट द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टूल टू मेक सॉफ्टन। देखिए ये क्या करेंगे जो स्टूल में जितने भी मतलब वाटर कुछ बचे हुए हैं उनके एब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। इसका मतलब क्या है जैसे आपका ये स्टूल है, स्टूल के अंदर पानी है, अब इस पानी को ये क्या करेंगे एब्जॉर्ब होने ही नहीं देंगे इन द इंसेशन या द अदर सेल। अब जब स्टूल के अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे या सिंपल उसको एलिमिनेट आउट नहीं होने देंगे तो क्या होगा जो आपका स्टूल होगा वो सॉफ्ट बना रहेगा और आपके बॉडी से क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका स्टूल है, इसके अंदर H2O है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया कि आपने
आपने लिक्विड पैराफिन यूज, अभी मान लीजिए आपने लिक्विड पैराफिन नहीं यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा इंटेस्टाइनल सेल से। आज जैसे ही अगर आप जब इंटेस्टाइनल सेल से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो जो आपका स्टूल होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब जब आपका यहाँ पे ये ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो अगर हम लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं तो जो ये स्टूल है इसके अंदर जो H2O वाटर मतलब इंटेस्टाइनल सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा था उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को रोक देगा। और जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को रोक देगा, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो ये आपका जो स्टूल होगा वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, वाटरी स्टूल में ही रहेगा और इजीली आपके कोलन के माध्यम, रेक्टल के माध्यम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको डोज क्या होता है, 15 से 30 ml ऑफ द लिक्विड पैराफिन एडमिनिस्ट्रेड पर डे एट अ बेड टाइम, मतलब जब आप सोने जा रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवर्स सेक्शन के बारे में बात करें तो डिफिशियंसी ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स, क्यों, क्योंकि ये सर्फेक्टेंट के तरीके से काम कर रहा है, मतलब वाटर और आपके लिपिड को दोनों को मिला रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स होंगे उनकी आपके बॉडी के डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो ये ग्रेनुलोमेटस फाइब्रोसिस, मतलब जो आपकी एक ब्लड की डिसऑर्डर इसको भी क्या करता है, कॉज करता है। एंड लिपिड न्यूमेनाइटिस का भी इसका क्या है, एडवर्स एक्शन है। तो अगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो भाई ये फोर्थ कैटेगरी की ड्रग होगी, वो होगी स्टिमुलेंट या इरिटेंट लैक्सेटिव। अब स्टिमुलेंट का काम क्या होता है, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देगी। तो जो स्टिमुलेंट होगी वो वर्क क्या करेगी, स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ये क्या कर देगी, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है उसको बढ़ा देगी। अब जैसे मोटिलिटी बढ़ने का काम क्या होता है, जैसे आपकी अगर मोटिलिटी हम बढ़ा दें तो आप तेजी से चलने लगेंगे, उसी प्रकार से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो जो भी वहां पर आपके फिकल मटेरियल है या स्टूल है वो इजीली आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द बाउल, और ये क्या कर देगा, जो आपका वाटर का सिक्रेशन है बाउल के अंदर वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जो आपका स्टूल होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली आपके बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ड्रग आती है वो कौन सी आती है, बिस एकोडिल आती है। तो ये जो होती है केमिकली बिलोंग टू द डाइफिनाइल मेथिल। अगर हम इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री के दौरान में देखेंगे उसके अंतर्गत देखें तो इसका जो नेचर होता है डाइमिथाइल या डाइफिनाइल मेथिन, इसके अंदर रिंग पाई जाती है एंड ड्राइव फ्रॉम द फिनोफिलिन, और ये फिनोफिलिन से हमको मिलती है। मैंने आपको अभी जस्ट क्लासिफिकेशन बताया था, फिनोफिलिन के बारे में बताया था कि वो जो एज ए लैक्सेटिव एंड परगेटिव भी यूज की जाती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि ये कौन सी ड्रग आपने अपने बिस एकोडिल ली, ये इसको आपने क्या किया, इनएक्टिव फॉर्म में लेकर, जैसे कोई भी ड्रग आप लेते हैं तो आप इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, वो जाएगी आपके जीआईटी के अंदर, वहां पे हाइड्रोलाइज होगी, हाइड्रोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक, अब वो वहां पर जीआईटी इरिटेशन कॉज करेगी, मतलब इरिटेशन का सिंपल सा समझ सकते हैं कि इरिटेट करेगी। एंड जैसे आपको क्या क्या है, मैं आपको सिंपल बोलूं, अगर आपको पढ़ना, आपको पढ़वाना, जैसे आपका टीचर जो है वो आपको पढ़वाने की कोशिश कर रहा है तो आपको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएगा, आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा, आपकी थोड़ी सी बेइज्जती करेगा, आप इरिटेट होंगे तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार से ये जो हमारी ड्रग होगी वो जैसे हाइड्रोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी, वो हमारे जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को इरिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे उसको इरिटेट कर देंगे तो उसकी जो परमेबिलिटी हो जाएगी म्यूकोसा सेल की वो मॉडिफाई हो जाएगी। अब जैसे मॉडिफाई हो जाएगा तो जो फ्लूइड का रिटेंशन होगा वो बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेट आउट होने लगेगा आपके जीआईटी के अंदर। और जैसे ही जीआईटी के अंदर आपका जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, सीक्रेट आउट होने लगेगा, तो डिस्टेंशन, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा फैलाव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और जो स्टूल आपका सॉफ्ट हो गया वो इजीली आपके बॉडी से इवैक्यूएट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा आप जो सॉफ्ट एंड बल्कि स्टूल। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरल रूट से या रेक्टल रूट दोनों से लेते हैं। अलग अलग टाइप के आते हैं, मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन में होती है, इंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन, मतलब ओरल रूट से जो हम लेंगे वो हमारी इंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन एंड इंटेस्टाइन दोनों के द्वारा क्या जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा मेटाबोलाइज एंड अनमेल्टम। जैसे अगर एक्सक्रीट आउट की बात में बात करें तो जो मेटाबोलाइज फॉर्म हो जाएगा वो यूरिन के माध्यम से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो अनमेटाबोलाइज फॉर्म होगा वो फेकल मटेरियल या स्टूल के माध्यम से कंटामिनेट करके वो आपके बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो इन्फ्लामेशन, म्यूकोशल डैमेज एंड क्रैम्प्स, स्किन रेसेस इसके जनरल एडवर्स इफेक्ट है। एंड इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें या ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इसको एंटी एसिड के साथ, इसका मतलब क्या है कि जो अल्सरेटिव पेशेंट होते हैं या जो गैस्ट्रिक या जर्ड मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनको ये नहीं दिया जा सकता है। यूजेस के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, ठीक है, जूनियर प्रिपरेशन ऑफ द बॉवल फॉर द सर्जरी, मतलब कि जैसे सर्जरी के दौरान मतलब जैसे आपको आज में पंचर हो गया तो वहां पर क्या करना है, आपको वहां से पूरा स्टूल आपको बाहर निकालना है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका
इसका यूज करते हैं कि आपका जो बॉवल हो जाएगा वो एकदम फ्री हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी गंदगी ना रह जाए। अब इसमें जो ड्रग आती है वो कैस्कारा आती है, ठीक है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कैस्कारा, जो कहते हैं एंथ्राक्नोन एल्कोलाइड होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे आपने कैस्कारो का एडमिनिस्ट्रेट किया, वो मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर से ऑक्सीमेथाइल प्रोड्यूस होगा। अब ये जो ऑक्सीमेथाइल होगा क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा बॉवल को, एंड क्या कर देगा, आल्सो इनहिबिटिंग द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन। और जैसे वाटर इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन रुकेगा, इनहिबिट होगा, तो क्या होगा, आपके जो कॉलन के अंदर जैसे इनहिबिट हो गया तो वहां पर आपकी वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी, कहां पर, आपके कॉलन के अंदर, और वो जाकर के किससे बाइंड अप होगा, आपके स्टूल से बाइंड होगा, और वो क्या करते हैं, वाटरी स्टूल बना देगा और आपके बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। एंड गेस्ट इसका एक फंक्शन और एक, या सिंपल बोले तो इसका एक और फंक्शन है, या इसके एक स्पेसिफिसिटी है कि ये इसका जो एक्सक्रीशन होता है मिल्क, मतलब जो लैक्टेटिंग मदर, मतलब दूध पिलाती हुई जो माँ होती है, बच्चों को जो दूध पिलाती है, उसमें भी इसका एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद थर्ड आता है इसमें कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल के मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, क्या होता है, रेसिनोलोइन होता है। अब ये जो रेसिनोलोइन होगा आपके बॉडी के अंदर, जानते हैं कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्या लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, वो लाइपेज इससे क्रिएट करेगा तो बनाएगा क्या, रेसिनोइक एसिड बनाएगा, जो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा बॉवल को, एंड आल्सो इनहिबिट करेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन इन द कॉलन। एक चीज और हमने देखा था, सेन्ना भी सेम जो कैस्कारा के तरीके से काम करता है, सेम सेन्ना भी हमारा काम करता है। सेन्ना हमारी क्या है, आपने शुरू से फार्माकोग्नोसी में पढ़ते आए होंगे कि सेन्ना आपकी एक ही पावरफुल एक्जेक्टिव एजेंट है, अपने यूएज में भी पढ़ा होगा, ठीक है, या आपके वाइवा में पूछा गया होगा इसको, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो पांचवा क्लासिफिकेशन, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। अब देखिए सिंपल हम समझ लेते हैं कि क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है। इसमें जो ड्रग आती होती है लुबिप्रोस्टोन आती है, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो लुबिप्रोस्टोन क्या करता है, जो आपके कैल्शियम चैनल होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है या उसको ओपन कर देता है। अब बात आ रही है कि कहां पर ओपन करेगा, तो हम पढ़ के कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन हमारा कॉज कहाँ पे, जीआई में या इंटेस्टाइन में कॉज हो रहा है, तो हमारी जो जीआईटी की एपिकल मेम्ब्रेन होगी या कॉलन की जो एपिकल मेम्ब्रेन होगी, वहां पे जो क्लोराइड चैनल होगा उसको एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आपका क्लोराइड मतलब क्लोराइड चैनल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। और जैसे क्लोराइड का चैनल ओपन होगा तो आपकी क्लोराइड की जो मात्रा होगी इन द इंटेस्टाइन में, जो फ्लूइड होगा वहां पे बढ़ जाएगी। और चूंकि क्लोराइड आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे उसकी मोटिलिटी बढ़ा देगा, तो मोटिलिटी इंक्रीज कर देगा, एंड ट्रांसिट टाइम ऑफ द जीआई कंटेंट एंड डिक्रीज द इनेबलिंग इजी इवैक्यूएशन। और इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका जो इवैक्यूएशन हो जाएगा वो इजीली हो जाएगा। इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसका 94% एंड मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, हाफ लाइफ इसकी 1 से 1.5 घंटे के करीब में होते हैं। एक्सक्रीटेड होता है यूरिन एंड फीकल, मतलब मेटाबोलाइज फॉर्म यूरिन के द्वारा एंड मेटाबोलाइज फॉर्म फीकल मटेरियल के द्वारा ये एलिमिनेट हो गए। एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो नॉजिया, हेडेक, डायरिया इसका जनरल हमारा क्या है, साइड इफेक्ट है। थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो जो क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें ट्रीट करने के लिए एंड क्लीनिंग फॉर द सर्जरी, मतलब सर्जरी के लिए अगर आप किसी पेशेंट को लेकर जा रहे हैं तो उसमें भी उसको मतलब कॉलन को खाली करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो ड्रग आती होती है प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि प्रो का मतलब पहले, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, तो हम क्या करते हैं इसको मूवमेंट करवा देते हैं और हमारे बॉडी से स्टिमुलेट या आउट हो जाता है। कैसे होता है, इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है टेगासोल्ड। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन होता है, कैसे करता है, काम करता है, देखिए अपने टेगासोल्ट लिया, इसने क्या किया, 5H2 रिसेप्टर को, मतलब जो सेरोटोनिन आपके बॉडी मतलब ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है, उस रिसेप्टर को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो आपके सीएमपी का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही सीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो क्लोराइड चैनल जो हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी हम जस्ट देखें कि जो क्लोराइड चैनल एक्टिवेट हो जाएगा तो क्लोरीन का मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, ल्यूकिफिकेशन हो जाएगा स्टूल के, और इजिली वो क्या हो जाएगा, वहाँ से आपका जो स्टूल होगा वो इवाकुएट हो जाएगा। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरल रूट से होता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं लिख दूंगा। मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के द्वारा, एक्सक्रीशन होता है अगर अनमेटाबोलाइज है तो फीकल मटेरियल, और मेटाबोलाइज है तो यूरिन के द्वारा। हाफ लाइफ जो इसकी होती है वो लगभग हमारे कितने होते हैं, 11 आवर्स से होती है। तो यहाँ पर हम इसको ओरल रूट से लेते हैं, और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के द्वारा होता है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन हो गया आपका फीकल मटेरियल, जो अनमेटाबोलाइज होंगे और मेटाबोलाइज होंगे यूरिन के द्वारा, और हाफ लाइफ इसका क्या हो जाएगा, 11 घंटे के करीब हो जाएगा। अब इसके एडवांस सेक्शन के बारे में बात करें तो फुलेटिन मतलब पेट का फूलना, हेडेक एंड लूज मोशन इसका या डायरिया इसका सिंपल सा क्या है, एडवर्स सेक्शन है। अब इसका थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज करते हैं, एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर मतलब आईबीडी में, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ब्लॉटिंग में भी इसका यूज
करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब रह गई बात पर्गेटिव की, तो इसको हम 10-5 मिनट का वीडियो बना करके आपको वहाँ पे समझा देंगे कि पर्गेटिव कैसे काम करता है। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट latestlearnpharmacy.com पर। ऑन दी गूगल हमने वेब होस्टिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप जाकर के ये नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।